हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये चीज़ हमने देखी कि जो लॉन्चिंग म्यूनिशंस हैं वो कितने ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। ये एनिमी की रडार साइट्स का तो पता लगाने के काम आते ही हैं, साथ में उनको डिस्ट्रॉय भी कर पाते हैं। तो इंडिया की साइड से इजरायली हेरोप ड्रोन्स को सीड मिशंस के लिए लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस का तो पता लगाया ही साथ उनको डिस्ट्रॉय भी किया। फेमसली जो लाहौर में इनका HQ-9 था, उसके कमांड सेंटर को डिस्ट्रॉय करके उसको न्यूट्रलाइज किया गया। और फिर जब ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें भी इन लॉन्चिंग म्यूनिशंस का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल ईरान की साइड से किया गया था, लेकिन ये ज़्यादा सक्सीड नहीं कर पाए थे क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस इन लॉन्चिंग म्यूनिशंस को कवर करके आना था कि इनको ईजिली रास्ते में ही शूट कर दिया गया। सेम चीज़ आप रशिया और यूक्रेन की वॉर में भी देख रहे हैं। ये जो लॉन्चिंग म्यूनिशंस हैं ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं और एक्सपेंसिव मिलिट्री हार्डवेयर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ऐसे लॉन्चिंग म्यूनिशंस की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। खास बात यहाँ पर ये होती है कि ये लॉन्ग रेंज ट्रेवल कर सकते हैं, लॉन्ग एंड्योरेंस के साथ आते हैं। कम से कम 6 से 8 घंटे तक के ड्यूरेशन वाले लॉन्चिंग म्यूनिशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एनिमी के टारगेट का पता लगाते हैं, हवा में ही रहते हैं और जब पता लगता है तब जाकर उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं। तो अगर आप इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज़ भी करते हैं तो उनकी पोजीशन रिवील हो जाती है, इसलिए इनको मारने के लिए एंटी एयर गन्स को प्रेफर किया जाता है। लेकिन फिर भी ये काफ़ी ट्रिकी होते हैं और इसलिए इनके इस्तेमाल के बाद जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो नाकाम हो गए थे और हमने ईजिली पाकिस्तान के बेसिस पर स्ट्राइक करी है। तो जैसा कि हमने बताया, इन ड्रोन्स की डिमांड जो है वो बढ़ गई है। इंडिया में भी ये ड्रोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अडानी द्वारा अग्निका सीरीज़ के अंतर्गत लॉन्चिंग म्यूनिशंस को बनाया जाता है। मोस्टली इन सीरीज़ में जो ड्रोन्स हैं ये इजरायली ड्रोन्स ही हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। यहाँ पर इंडिजनाइज इनको करने की कोशिश करी जा रही है और नाम चेंज कर दिया गया है। जैसे कि जो अग्निका है ये आपका बेसिक इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री का हेरोप है। यहाँ पर आपको 200 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है और 9 आवर्स तक का एंड्योरेंस मिलता है। करीबन 15 किलोग्राम्स का वॉरहेड कैरी किया जाता है और ये 15,000 फीट की ऊंचाई तक फ्लाई कर सकता है। तो अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि 9 आवर्स प्लस तक का एंड्योरेंस है लेकिन रेंज खाली 200 किलोमीटर की है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये लाइन ऑफ साइट रेंज है, यानी कि ये इतनी रेंज में कम्युनिकेट करते हुए जो वीडियो फीड है उसको वापस भेज सकता है। फिर एक अग्निका NG भी है जो ऑटोनोमस मोड में काम करने में सक्षम है और वहाँ पर आपको 800 से 1000 यानी कि 800 से 1000 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज मिल जाती है। बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम है। फिर एक जेट पार्ट भी अग्निका है जिसे अग्निका J1 कहा जाता है। तो ये जेट पार है तो यहाँ पर एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, पर 60 मिनट्स तक फिर भी ये हवा में रह सकता है और 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टारगेट को हिट कर सकता है। ये 20,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये सारे सिस्टम GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद अग्निका की H सीरीज स्टार्ट हो जाती है जिसके अंतर्गत गाइडेड म्यूनिशन सिस्टम्स हैं, पर इसमें एक अग्निका H3 है जो कि लॉन्चिंग म्यूनिशन है। तो इसको आप ट्यूब लॉन्च कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 100 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है और यहाँ पर एंड्योरेंस 150 मिनट्स का है। तो आप इसको ग्राउंड से लॉन्च कर सकते हैं एनिमी की तरफ और इसको वहीं से आप मैन इन द लूप मोड में कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब बाकी एक अग्निका 2H है जो कि गाइडेड म्यूनिशन सिस्टम है। इसको आप ड्रोन से लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि वजन मात्र 15.5 किलोग्राम का है, लेकिन आपको ये 15 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज दे देगा। ये गाइडेड है, GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करता है। बाकी जो अग्निका H2 है ये भी ट्यूब लॉन्च्ड लॉन्चिंग म्यूनिशन है। इसको भी आप मैन इन द लूप मोड में ऑपरेट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 50 किलोमीटर के आसपास की मैक्स रेंज मिलती है। एंड्योरेंस अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स का है। तो इसको भी लैंड से कॉम्बैट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अडानी द्वारा मेल UAV भी बनाए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत ये अक्षी 7 UAV डिस्प्ले किया गया है। ये एक्चुअली हर्मीज 650 स्पार्क पर बेस्ड है। अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देता है और 24 आवर्स तक का एंड्योरेंस आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 650 किलोग्राम का है। तो ये वेपन्स भी कैरी कर सकता है और टारगेट को प्रिसाइजली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। रेंज यहाँ पर 300 किलोमीटर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लाइन ऑफ साइट गाइडेंस है। साथ में हर्मीज 900 ड्रोन के बारे में हम जानते ही हैं जिसको इंडिया में दृष्टि UAV के नाम से अडानी द्वारा बनाया जाता है। तो ये सारे कारगर सिस्टम्स हैं, ऑपरेशनली प्रूव्ड सिस्टम है। डेफिनेटली इंडियन R&D नहीं है, इनकी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। डेफिनेटली इनको इंडिजनाइज भी किया जा रहा है। मैक्सिमम कंपोनेंट्स को लोकली सोर्स करने का गोल रखा गया है और इसलिए यहाँ पर नाम भी चेंज किया गया है। तो अब यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट आता है वो ये आता है कि अडानी डिफेंस जो है ये स्क्रू ड्राइवर गिरी कर रहा है, यानी कि इनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये बस
लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कंपोनेंट्स को लोकली प्रोड्यूस कर दे रहे हैं और एक इंडियन नाम दे रहे हैं। तो क्योंकि इनका खुद का कोई इनोवेशन यहाँ पर नहीं है, इसलिए इन सिस्टम्स को इंडियन कहना गलत होगा और ये अपने लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को सामने ले जाते हैं और जो इंडियन R&D प्रोडक्ट है उसके पोटेंशियल को ख़राब करते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम्स की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट जो है वो बेटर है। तो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के अगेंस्ट में इंडिया में माहौल क्यों है, ये समझने वाली बात है। इसके पीछे रीज़न ये है कि पास में भी हमने कई चीज़ों की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करी है पर उससे ज़्यादा कुछ गेन नहीं किया है। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिल गई है जिसको यूज़ करते हुए हमने खुद का प्रोडक्ट निकाला हो, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा हमें नहीं हुआ है। तो ये आर्ग्यूमेंट भी जेन्युइन है, लेकिन जब अडानी ग्रुप की बात आती है और वहाँ पर सेम आर्ग्यूमेंट डालने की कोशिश करी जाती है तो वो फिट नहीं होता है, क्योंकि अडानी ग्रुप के लिए डिफेंस अभी नया मार्केट है। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर कंपनी खाली R&D करके खुद के ही प्रोडक्ट निकाले, वो भी आपको नहीं चाहिए। आपको मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी चाहिए। साथ में आप नई कंपनीज से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो R&D करके शुरुआत में ही आपको एक नया प्रोडक्ट दे देंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ को थोड़ा सेफ प्ले करना होता है। तो जब तक जो उनका नया डिवीज़न है वो प्रॉफिट देना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि अगर अडानी ग्रुप द्वारा लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस डेवलप किया जा रहा है जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट समय रहते प्रॉपर क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस करने में सक्षम है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी है। खास बात यहाँ पर यह भी है कि अडानी ग्रुप द्वारा खाली इजरायली प्रोडक्ट्स को इंडियन नाम के अंतर्गत नहीं प्रोड्यूस किया जा रहा है, बल्कि DRDO के प्रोडक्ट्स को भी ये लाइसेंस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो आपके जो PSUs हैं जिनकी इनएफिशिएंसीज को लेकर सवाल उठते हैं, उनके अगेंस्ट में अगर कोई प्राइवेट कंपनी खड़ी होती है जो कि एफिशिएंटली प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में सक्षम है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये भी डिफेंस इकोसिस्टम के ग्रोथ का पार्ट है। आपको पहले इन इंडस्ट्रीज़ को मौका देना पड़ेगा कि ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बेहतर बनाएं। फिर जब ये एक स्टैंडर्ड पर आ जाएंगे तो आप DCPP मॉडल के अंतर्गत इनको अपने डोमेस्टिक प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करिए, इनको R&D स्टेज से अपने साथ रखिए, उसके बाद इनको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए दीजिए। इस तरीके से ये इंडस्ट्री ग्रो करेंगी। अल्टीमेटली जब प्रॉपर एक्सपीरियंस इनके पास आ जाएगा तब ये खुद ऐसे प्रोडक्ट्स के अपग्रेड्स निकालें, उसके बाद फिर ये खुद R&D करके प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही चल रहा है। तो ये भी गलत है कि आप डे वन से एक्सपेक्ट करें कि नहीं आप पूरा खुद बना कर दीजिए। हाँ, कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि शुरुआत से ही R&D करके अपने खुद के ही प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं, खुद ही इनोवेट कर रही हैं। पर आपको ऐसी इंडस्ट्री भी चाहिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस हो, जैसा कि अडानी ग्रुप है। तो अगर जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर था ये लंबा खिंचता और हमें लॉन्चिंग नेशंस की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होती, तो अडानी ग्रुप पहले ही ये वेपन बना रहा है, इनके पास कैपेबिलिटी है इनको मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करने की। इवन जो हमने ईगला मिसाइल्स परचेस करी हैं वो अडानी द्वारा ही बनाई जा रही हैं। तो प्रोलॉन्ग्ड वॉर में आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी मैटर करती है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपको क्यों लगता है कि इजराइल अडानी के साथ पार्टनरशिप करके अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो भी टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स को? इसके पीछे रीज़न ये है कि इजराइल को पता है कि उनकी कंट्री छोटी है, अटैक होगा तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को अटैक किया जाएगा और उनको रीसप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी। तो उन्हें ऐसी कंपनीज चाहिए जो कि एक दूसरी कंट्री में हो और एफिशिएंटली उनके प्रोडक्ट्स को क्वालिटी के साथ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। खाली अमेरिका पर ही इजराइल डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। इवन इजराइल द्वारा हर्मीज ड्रोन को अडानी से लिया भी गया है। तो पर्सनली हमें कोई परेशानी नहीं है अगर कोई कंपनी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करती है किसी ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट की और उनको इंडिजनाइज करने की कोशिश करती है या फिर कॉपी भी करती है, तब भी हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं और ये एक फ़ेज़ होता है। शुरुआत में लोग सेफ प्ले करना चाहते हैं और अगर प्राइवेट कंपनीज ऐसा कर रही हैं तो ठीक है, लेकिन हमें परेशानी है जब गवर्नमेंट एंटिटी ऐसा करती हैं, क्योंकि इनके पास सालों का लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का भी एक्सपीरियंस है, प्रॉपर फंड्स भी इन्हें दिए जाते हैं, गवर्नमेंट के सेफ्टी नेट के अंदर ये काम करते हैं और उसके बाद भी अगर R&D इनका पुअर रहेगा तो सवाल उठाना बिल्कुल गलत नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।